ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती के कितने गहरे संबंध थे, पहले की बात करें। देखिए, आज जो इज़राइल और अमेरिकन वॉर ईरान के साथ हो रही है, आज 32 दिन हो चुके हैं इसको। और आपने जो सवाल किया है कि इसकी दोस्ती ईरान की इज़राइल की कैसी थी, तो ईरान में सन 42 से लेकर 79 तक रज़ा शाह पहलवी जो किंग थे, वो एक तरह से पुलिसमैन ऑफ द गल्फ़, ईरान के पुलिसमैन ऑफ द गल्फ़ कहलाते थे। और ईरान का जो संबंध था इज़राइल के साथ, वो बहुत दोस्ताना तो नहीं था, बट इट वाज इन अ गुड टर्म्स। जब इज़राइल 1947 में पार्टीशन के बाद बना एज ए कंट्री, तो किसी अरब कंट्री ने इज़राइल को एक नई कंट्री नहीं माना एक्सेप्ट ईरान। ईरान ने 1950 में इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, और इज़राइल जो था वो सेकंड मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री था आफ्टर टर्की। टर्की वाज द फर्स्ट कंट्री, ईरान वाज सेकंड कंट्री। फिर अगर आप फर्दर जाएं हिस्ट्री में, तो निक्सन डॉक्ट्रिन, प्रेसिडेंट निक्सन उस वक्त थे, प्रेसिडेंट निक्सन की जो पॉलिसी थी वो ये था कि पेरिफेरल स्टेट में नॉन अरब कंट्रीज़ के साथ संबंधों को बनाना और उसके साथ इज़राइल के संबंधों को आगे बढ़ाना। तो उस पेरिफेरल जो पॉलिसी थी निक्सन की, उसमें टर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज़ जो थी ये क्लोज रही अमेरिका के। और उस वक्त अमेरिका ने जो सावक, जो सीक्रेट पुलिस थी ईरान की शाह के टाइम में, इट वाज नोन एज अ वेरी ब्रूटलेस पुलिस, उसको सपोर्ट किया और उसके साथ रहे। ईरान बराबर इज़राइल को तेल देता रहा। 40% ऑफ ईरान का ऑयल जो था वो इज़राइल में जाता था, और दोनों में अच्छे संबंध थे, स्ट्रेटजिकली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। इस्लामिक शासन में ईरान और इजराइल की दोस्ती के दुश्मनी में बदलने की वजह क्या रही? देखिए, ये जो मैंने आपसे कहा कि इज़राइल को रिकॉग्नाइज ईरान ने किया एज ए सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री, लेकिन उसके बाद ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहे। 1975 में एक ट्रीटी हुई ईरान और इराक के बीच में, जिसमें ईरान को ये लगने लगा कि उसको अब कोई पॉजिटिव रोल आगे भी प्ले करना है, और उसके बाद से इनके थोड़े से संबंध जो थे, जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस था, वो थोड़ा सा कम हुआ। और जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ 1979 का और आयतुल्लाह खुमैनी ने पावर संभाली, तो उसके बाद से जो हालात थे वो बिल्कुल बिगड़ गए। आते ही उन्होंने इज़राइल में की जो एम्बेसी थी ईरान में, उसको बंद कर दिया, और तमाम जितने भी थे कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन सब ख़त्म कर दिए। इसके पहले कि अगर आप हिस्ट्री देखें कि ये हुआ क्यों ऐसा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन होते ही इज़राइल के साथ इतने संबंध बिगड़ गए। ऐसा हुआ कि जब 1967 की अरब इज़राइल वॉर हुई, तो उसमें इज़राइल ने एक तरह से 6 डे वॉर कहलाती है, इज़राइल की इसमें विक्ट्री इन द सेंस हुई कि उसने वेस्ट बैंक और गाज़ा का जो हिस्सा था वो लेबनान से ले लिया, सिनाई पेनिनसुला का हिस्सा इजिप्ट से ले लिया, और गोलान हाइट्स का हिस्सा सीरिया से ले लिया। और इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्रिटिसाइज़ किया कि आप टेरिटरी को एनेक्स नहीं कर सकते, लेकिन इज़राइल ने कहा कि नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट ए पार्ट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी। उसके बाद ये जिस टाइम ये 80s में ही हुआ, तो ये एक तरह से प्रॉक्सी वार शुरू हो गई, और ये 67 के बाद तमाम जो पैलेस्टीनियन थे ये जाके इन्होंने जॉर्डन में शरण ली, जॉर्डन में पनाह ली। और जॉर्डन में ये इतने इम्पॉर्टेंट हो गए कि जॉर्डन के शाह को हटाने की बात करने लगे। 1971 में एक हिस्ट्री में एक मूवमेंट आता है, ब्लैक सितंबर रिवॉल्यूशन। ब्लैक सितंबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1970-71। जो जॉर्डन का शाह था अब्दुल्ला, उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा और आप लोग पैलेस्टीनियन यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। इवन यासर अरफात और हमास
और जो आपके लोग थे सब जॉर्डन में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, आप सब यहाँ से छोड़िए हमारे मुल्क को। जब इन्होंने सितंबर रिवोल्यूशन 70-71 का हुआ तो सारे पैलेस्टीनियन यहाँ से छोड़ के ये लेबनान चले गए। जब ये लेबनान में गए तो इन्होंने सदर्न लेबनान में अपनी पोजीशन बढ़ा ली और वहाँ से ये इज़राइल पे अटैक करने लगे। जब वहाँ से इज़राइल पे अटैक करने लगे, और दूसरी चीज़ ये हुई कि सीरिया और लेबनान में एक संधि हुई जिसमें ये हुआ कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी ट्रीटेड अटैक ऑन अनदर कंट्री। नाउ उसके बाद क्या हुआ कि टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शिया कम्युनिटी, जब ये सुन्नी आपके पैलेस्टीनियन लेबनान में पहुंच गए तो जो लेबनान में शिया रह रहे थे उनको प्रॉब्लम हुई। उनको सपोर्ट करने के लिए ईरान ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, और इसी बीच 1974 ऑनवर्ड्स एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो सुन्नी आउटफिट था, हिजबुल्ला, वो पैदा किया। नाउ अब ईरान को ये लगने लगा कि वो बाय दैट टाइम 80s में 79 में इस्लामिक रिवोल्यूशन हो चुका था, और ईरान को ये लगा कि हिजबुल्ला और अमाल जो कि शिया मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन था उसको सपोर्ट करके ये आर्च ऑफ शिया इन्फ्लुएंस इस रीजन में बना लेंगे, जिसको कहते हैं एक्सपोर्टिंग ऑफ इस्लामिक रिवोल्यूशन। और इन्होंने उस सपोर्ट से सीरिया, लेबनान और यमन तक अपने को आगे बढ़ाया, और ये वॉर चलती रही। उसके बाद 1982 से 85 तक इज़राइल ने लेबनान पे अटैक किया, जिसके काउंटर में ईरान बराबर सीरिया और लेबनान को सपोर्ट करता रहा अगेंस्ट इज़राइल। तो ये जो थे, जो ताल्लुकात थे, संबंध जो थे, ये बिगड़ते चले गए, ऑफ नो एंड टू इट। सो ये एक तरह से वजह रही, और आज भी ये जो है, क्योंकि एक इसमें और चीज़ है, 1967 की वॉर में इज़राइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स ले लिया था। गोलान हाइट्स इज़ ए पार्ट ऑफ ए टेरिटरी बिलोंग टू सीरिया। ये एक पहाड़ी हिस्सा है जहाँ पे 15,000 अरब्स रहते हैं, और अगर वहाँ से कोई फायर करे या मिसाइल छोड़े तो डायरेक्ट जो इज़राइल के ऊपर अटैक होता है। उसने सीरिया ने बहुत डिमांड की कि आप गोलान हाइट से हट जाइए, इज़राइल नहीं माना। इसीलिए जो लेबनान और सीरिया की दोस्ती है विद सपोर्ट ऑफ ईरान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस रीजन। 1980 से 2000 के दशक में ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वार के क्या किस्से हैं? क्या साल 1982 में इजराइल ने ईरान के पड़ोसी लेबनान पर हमला किया? यही मैं आपसे बता रहा था कि जब पैलेस्टीनियंस लेबनान चले गए, सदर्न लेबनान में उन्होंने अपने को काफ़ी इस्टेब्लिश कर लिया। देखिए, लेबनान के बारे में आपको बताऊं कि लेबनान जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टिल वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये एक फ्रेंच कॉलोनी था। सीरिया और लेबनान जो थे ये फ्रेंच कॉलोनी थे अंडर फ्रेंच मैंडेट। ये सारी अरब कंट्रीज जो थी, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, ये सब ब्रिटिश कॉलोनी रही हैं। तो इनका सिस्टम जो था वो अलग था। 1936 में जो लेबनान का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सब आज़ाद हुआ लेबनान, तो जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस ने दिया, उसमें ये कहा कि सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़, जो ड्रूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, शिया हैं और सुन्नी हैं, सबको पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सीरिया दुनिया की वाहिद अकेली ऐसी कंट्री है जहाँ पे आज की तारीख में भी प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हमेशा जो है वो क्रिश्चियन होता है, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट शिया होता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होता है, और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। लेकिन जिस वक्त आपके जॉर्डन से पैलेस्टीनियंस सीरिया और लेबनान में पहुँचे तो उन्होंने इक्विलिब्रियम को बिगाड़ दिया। अब वहाँ पे जो प्रॉब्लम शियाओं के साथ होने लगी, क्योंकि सुन्नी डोमिनेशन हो गया, तो ईरान ने उसके ऊपर अटैक किया और कहा कि हम जो हैं आपको सेफ गार्ड करेंगे। लेकिन वहाँ पे पैलेस्टीनियंस इतने लार्ज नंबर में पहुँच गए थे कि उन्होंने इजराइल के लिए प्रॉब्लम शुरू कर दी। तो नाउ ऑन द वन साइड इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है लेबनान के ऊपर, दूसरी तरफ अपने लोगों को सेफगार्ड करने के लिए एंड इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद स्पेशली टू गेट द लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड द कॉज ऑफ द पैलेस्टाइन, ईरान सपोर्ट कर रहा है आपके सुन्नी आउटफिट हिजबुल्ला को भी और शिया कम्युनिटी को भी। तो ये वॉर जो है ये 82-85 में काफ़ी एस्केलेट करती रही, आज तक भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रही है।
ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास और हूती को भी सपोर्ट किया। हमास और हूती का क्या रोल था? हमास तो मैंने जैसे आप बताया कि एक पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान समझता है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन और इस्लामिक लीडरशिप लेने के लिए उसको पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करना है। अरब कंट्रीज़ जो थी, जितनी भी अरब इजराइल वॉर हुई उसमें इन्होंने आपके बाई माउथ तो सपोर्ट किया, लेकिन कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ सिवाय इजिप्ट के। चाहे वो आपके 47 की वॉर हो, 56 की वॉर हो, 67 की वॉर हो, 73 की वॉर हो, सारी वॉर्स में जो अकेला कंट्री फाइट करता रहा इजराइल से पैलेस्टाइन कॉज के लिए, वो इजिप्ट रहा। अरब कंट्रीज़ पैसे से मदद करते नहीं, आर्मामेंट से मदद करती नहीं, सपोर्ट नहीं किया। तो ईरान को ऐसा लगता रहा कि जो कॉज ऑफ पैलेस्टाइन है और 2 स्टेट सॉल्यूशन का, वो ईरान ही सॉल्यूशन दे सकता है एंड एक्सपोर्टिंग इस्लामिक रिवॉल्यूशन। तो हमास को, इस्लामिक जिहाद, इन सबको जो सपोर्ट ईरान का रहा वो पैसे से भी रहा और आर्मामेंट से भी रहा। ईरान और इजराइल के बीच शैडो वार के फैक्ट्स क्या हैं? इस दौरान दोनों देशों की दुश्मनी किस लेवल पर पहुंच गई थी? देखिए, ये अब जो था वो नो डेड एंड वाली पॉलिसी थी कि अब इसके आगे कहाँ जाना है, कैसे निकलना है। इस बीच में ईरान अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा था, जिसको ईरान ये कहता रहा कि वो सिविल पर्पस के लिए इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम चाहता है, लेकिन जो अमेरिका को जो और इज़राइल को जो ख़तरा था कि अगर इज़राइल और इस अरब मुल्कों के बीच में एक न्यूक्लियर पावर ईरान उभर के आता है तो इट विल बी ए सिक्योरिटी डेंजर टू इज़राइल। इन पूरे इस इलाके में, वेस्ट एशिया इसको मिडल ईस्ट कहते हैं, कोई कंट्री भी न्यूक्लियर नहीं है, तो ईरान के न्यूक्लियर होने से एक डर था। बराक ओबामा ने पहले बैन किया, फिर उसके बाद सैंक्शन को लिफ्ट कर दिया, कहा डायलॉग होंगे। IAEA ने, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट है कि इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बना रहा था, लेकिन अमेरिका को ऐसा लगा कि अगर ये बन जाएगा तो जो अमेरिका की प्रेजेंट स्ट्राइक जो थी वो ये कहते हैं कि हमने जो है इन एंटिसिपेशन ऑफ ईरानियन अटैक ऑन इजराइल एंड ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट, जो हमारे बेसिस हैं, उसके ऊपर हमने किया है। जो वर्तमान में सर युद्ध हुआ है अभी इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का, उसके क्या हालात, किस तरह, कैसे क्या बने उन्होंने, किस वजह से युद्ध हुआ है इसका? देखिए, आप जितनी भी रिपोर्ट्स देखेंगे, चाहे वो अमेरिका से आ रही हों, वाशिंगटन पोस्ट की हों, और कंट्री से आ रही हों, इंडिया में जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कहते हैं इट वाज एन इम्पोज्ड वॉर, और इसका इस टाइम कोई लॉजिक था नहीं इस वॉर का। ये अमेरिका और इजराइल का मानना ये था कि हमने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मीन्स कि हमें ये शक था कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, वो हम पे अटैक कर देगा। आई थिंक जो ट्रम्प का जो मूव था इस सेकंड प्रेसिडेंसी में आने के बाद, उनको ये लग रहा था कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है और इसमें अमेरिका का एक आधिपत्य रहेगा, जो वो चाहेगा होगा, स्पेशली आफ्टर द क्रिटिसिज्म ऑफ नेटो कंट्रीज़ और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जिस तरह हैंडकफ करके वो ले आए थे अमेरिका। उनको ये लग रहा था कि वो एक बाई थ्रेट परसेप्शन पैदा करके और लीडरशिप को ख़त्म करके ईरान में एक इस्टेब्लिश कर देंगे इस इलाके में अपनी सुज़रेनिटी, और ये वॉर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी विद दी किलिंग ऑफ आयतुल्लाह खुमैनी। लेकिन मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज़ मानना ये है कि ईरान इज़ ए सिविलाइजेशनल स्टेट लाइक इंडिया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया। ये लोग जो हैं दे आर ग्राउंडेड इन द रियलिटी ऑफ द कंट्री, इन देयर कल्चर। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि एक लीडरशिप के ख़त्म होने के बाद ये कंट्री की लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी। दे वेयर वर्किंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स डिस्पाइट सैंक्शंस। इनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, वो ये उस पर तब भी काम कर रहे थे। आई थिंक इट रिमेन्ड ए टोटल मिसकैलकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ इजराइल एंड अमेरिका दैट
दे वेंट इनटू दिस मिस एडवेंचर। लोग सवाल ये पूछते हैं कि इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, ये कौन होगा। मेरा मानना यह है कि लड़ाई का एंड कुछ भी हो, इसमें कोई ये सवाल बनता नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। एक कंट्री जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसने ये साबित ज़रूर कर दिया कि इन केस अगर पीपल आर कमिटेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दे हैव केप्ट द प्राइड ऑफ द नेशन एंड प्राइड ऑफ इट्स लीडरशिप। और मुझे लगता है कि अब जैसा कि स्टेटमेंट आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, अभी कल की जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, कहा कि वी हैव कंप्लीटेड आवर मिशन, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अब जो हैं जो कंट्रीज़ कंसर्न हैं दे शुड फाइंड देयर ओन वे, और इन केस दे नीड एन ऑयल वो अमेरिका से ऑयल ख़रीद सकते हैं। लेकिन कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम लड़ाई को ख़त्म कर देंगे एंड वी विल गिव ए गुड लेसन टू ईरान, उसको हम तबाह कर देंगे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इस सबके बैकग्राउंड में जो इशू है वो अरब इज़राइल वॉर का और ईरान इज़राइल वॉर का, वो पैलेस्टाइन है। जब तक कि आप उस इशू को एड्रेस नहीं करती इंटरनेशनल कम्युनिटी या सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वॉर कोई एंड नहीं है, किसी का समाधान नहीं है। इसके रिपरकशंस जो हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत लॉन्ग टाइम तक महसूस किए जाएंगे। जो जीसीसी कंट्रीज़ अमेरिका के संरक्षण में अम्ब्रेला में बनी थी 1981 में, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरैन, ओमान एंड यूएई थे, उनको ऐसा लगता था कि वो अमेरिका के पैट्रोनेज में हैं एंड अमेरिका विल सेफगार्ड देम। इस वॉर ने एक पूरी सिनेरियो को चेंज कर दिया। ऐसा लगता है कि वो जो अमेरिका का सिनेरियो था प्रोटेक्शन का, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अरब कंट्रीज़ को भी दोबारा से सोचना होगा कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला में आगे कैसे चलना है काम। मैं समझता हूँ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुन मूवमेंट है कि ए कंट्री विच इज़ इक्वल एट टॉकिंग टर्म्स विथ ईरान, इज़राइल, पैलेस्टाइन एंड ऑल अरब कंट्रीज़ एंड हैज़ कमांड ए रिस्पेक्ट। हमारे 10 मिलियन लोग वहाँ हैं, 100 बिलियन रेमिटेंसेस हमारे वहाँ से आते हैं, और ये रेमिटेंसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि कोई वर्ल्ड बैंक की एड नहीं है। इस पैसे को भारत सरकार अपने तौर पे कहीं पे भी खर्च कर सकती है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा असेट है। तो हिंदुस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें कोई प्रोएक्टिव रोल प्ले करके इन एनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला इन फ्यूचर हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना होगा। एंड आई थिंक ये जो कंट्रीज़ हैं गल्फ़ की, ये देख रही हैं इंडिया की तरफ से कि कोई लीडरशिप मिले। एंड मैं समझता हूँ कि शायद हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑफिस में भी इस तरह की बात हो रही है एंड इंडिया विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी सून। सर, ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती के कितने गहरे संबंध थे? ईरान और इजराइल में तो कोई दोस्ती का नहीं था। एक तो यह है कि उनके बॉर्डर्स भी नहीं मिलते। इजराइल मेडिटेरेनियन सी पर है और ईरान इंडियन ओशन में है। तो लेकिन जो पहले गवर्नमेंट थी ईरान की, रज़ा शाह पहलवी, वो उनको कोई इनसे झगड़ा नहीं था इजराइल से। इसके अब जो गवर्नमेंट है वो अरबों के कॉज को सपोर्ट करती है ज़्यादा, और ज़ाहिर है कि इजराइल ने तो अरबों की ज़मीन पे ही कब्ज़ा किया है। तो इसे कोई ऐसी बात थी कि उसको मान्यता भी दी थी ईरान ने, इजराइल? ईरान की जो पहले गवर्नमेंट थी उसने दी थी। अच्छा, किस तरह से मान्यता दी थी वो? नहीं, बस रिकॉग्निशन किया था जहाँ तक मुझे ख्याल है। मैं तफसील में तो नहीं जाता, लेकिन जो शाह की गवर्नमेंट थी वो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी।
और उनको कोई, वैसे तो उन्होंने हमेशा इज़राइल के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पे वोट दिया, लेकिन उनको वो कोई मज़हबी जोश नहीं था। अब तो यह है कि इज़राइल में यहूदी तरफ से मज़हबी जोश है और इधर इस्लामी तरफ से ईरान में, तो अब सिचुएशन ज़रा सी बदल गई। ज़ाहिर है ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इज़राइल ने अरबों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, मुसलमानों को निकाला, तो ज़ाहिर है वो एहसास तो रहता ही है इज़राइल के ख़िलाफ़ मुसलमान मुल्कों में, जिसमें ईरान भी शामिल है। इस्लामिक शासन में ईरान और इजराइल की दोस्ती के दुश्मनी में बदलने की वजह क्या थी? आपस में दुश्मन कैसे हुए? नहीं, वजह से मैंने कहा उन्होंने, क्योंकि इज़राइल जो बना है वो अरबों को वहाँ से निकाल के बना है, और लिए लंबी दास्तान है जिसमें गांधी जी भी इसके बहुत ख़िलाफ़ थे कि यहूदियों को फ़िलिस्तीन में ला के बसाया जाए। तो ये तो सभी जगह था कि भाई जो वो यूरोप के लोग हैं वो वहीं रहें, वो उनको फ़िलिस्तीन क्यों लाया जा रहा है और वहाँ अरबों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है अपनी ज़मीनों से। वो तो एक बहुत पुरानी दास्तान है, उसमें गांधी जी ने भी उसको कंडेम किया, जो फ़िलिस्तीन में अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, और ख़ास तौर से ये कि अरबों को अपनी ज़मीनों से निकाला जाए ज़बरदस्ती। अब जो सरकार है हमारी, वो उसका कुछ रवैया दूसरा मालूम होता है, वो इज़राइल के से दोस्ती करना चाहते हैं। विवाद की जड़ क्या फ़िलिस्तीन है दोनों के बीच? हाँ, फ़िलिस्तीन का मतलब यह है कि भाई वहाँ जो अरब लोगों थे उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ज़मीनों से उनके निकाला जा रहा है, और बहुत किलिंग्स हुई अरबों की। 1930 के बाद से ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ। तो गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने बहुत कंडेम किया था इसे कि अरबों पे ये जुल्म है, उनको ज़मीनें छीनी जा रही हैं। लेकिन अब तो छिन गई और इज़राइल बन गया। युद्ध का कोई तो अंत नहीं, अब तो ये इजराइल बन चुका है, ईरान वहाँ मौजूद है, कोई युद्ध का कोई इनके बीच में दुश्मनी कोई अंत नहीं है, फिर कोई रास्ता नहीं, दुश्मनी तो होगी, क्योंकि अरब सोचते हैं कि हमको अपनी ज़मीनों से निकाल दिया गया, और दूसरे मुल्कों को में शाम और सऊदी अरब में तो वो उनको जगह मिलती नहीं है, तो बेघर हैं। 1980 से 2000 के दशक में ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वार के क्या किस्से हैं? नहीं, प्रॉक्सी वॉर तो सिर्फ इसलिए कही जाती है कि दोनों की हदें नहीं मिलती। तो जो कुछ लड़ाई हो सकती है वो या तो ज़बानी है, या उधर कोई इज़राइल का नुकसान कोई कर सकते हैं समंदर पर तो वो कर लें, या इज़राइल अरबों को कि कोई जहाज़ डुबा सकता है तो वो कर दें। तो उस किस्म का लड़ाई है। सऊदी अरब और ईरान की हदें तो मिलती नहीं हैं इज़राइल से। क्या साल 1982 में इजराइल ने ईरान के पड़ोसी लेबनान पर हमला किया? इजराइल ने 1982 में ईरान के पड़ोसी लेबनान पर हमला किया था। नहीं, लेबनान पे हमला किया। क्यों किया गया? तो वो तो उनकी ज़मीन छीनना चाहते हैं। लेबनान मिला हुआ है इजराइल से, अरब मुल्क है, ईसाई हैं उसके ज़्यादातर रहने वाले लेकिन इजराइल छीन रहा है उनकी ज़मीनें। लड़ाई जमीन क्यों लेकर अब तक हो रही है। हाँ, अब तक उनकी हदों में घुस रहा है इजराइल। हिजबुल्ला और हमास हुती को सपोर्ट किया, ईरान ने खड़ा किया क्या? नहीं, हमस तो अरब फौज है एक, जैसे इजराइल की है अपनी, और हमस जो है वो ईरानी बैक्ड है।
तो ठीक है, वो तो लड़ाई तो हो ही रही है फ़लस्तीन में। इज़राइल ने तो अरबों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करना शुरू किया है फ़ौज से अपने। तो कोई इज़राइल पहले तो था नहीं, अंग्रेज़ों ही के ज़माने में वो आए यहूदी, और उनको फ़ौज बनाने की इजाज़त है मेरे अंग्रेज़ों ने दी, जिससे उनके अरबों पर हमला किया, अरबों को अपने घरों से निकाला, ज़मीनों की मारा। तो ये तो फ़िलिस्तीन की पुरानी कहानी है जिसमें अंग्रेज़ों का बड़ा हाथ रहा है अरबों को निकालने के लिए। तो ईरान ने क्या इनको सपोर्ट किया, हमास और हुती को, जो अरब की फौज? हाँ, ईरान की हदें तो मिलती नहीं हैं, बीच में इराक़ है जी, और तुर्की है, तो ज़ाहिर एक मदद करते होंगे, माली मदद करते होंगे। ईरान और इजराइल के बीच शैडो वार के फैक्ट्स क्या हैं? इस दौरान दोनों देशों की दुश्मनी नहीं, किससे हो? शायद भाई इसलिए कि हदें तो मिलती नहीं है दोनों की, लेकिन सबसे पहले इजराइल ने यह किया कि उन्होंने ईरान के लीडर्स को मारना शुरू कर दिया। ये कहीं दुनिया में नहीं हुआ और किसी ने कंडम नहीं किया, हिंदुस्तान तक ने कंडम नहीं किया। हिंदुस्तान की तो बहुत ही ख़राब पॉलिसी रही है, हालांकि पहले तो बहुत ही हम लोग फ़िलिस्तीन का साथ देते थे, लेकिन अब तो उनके लीडर्स को ये मार आते हैं और कोई कहता ही नहीं कुछ। ठीक है, इन्हें हक़ है, जो चाहे करें, अरबों को मारें। सिर्फ अरब मुल्क प्रोटेस्ट करते रहते हैं, ईरान प्रोटेस्ट करता है, हिंदुस्तान ने का मुँह बंद है सरकार का। तो ये तो बहुत ज़्यादती है। अभी जो युद्ध है, हालात अभी जो युद्ध हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, इसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए, ईरान और इजराइल की तो हदें ही नहीं मिलती हैं। अब ईरान के पास पेट्रोल है तो उस पर नज़र है हर एक की, लेकिन वहाँ की हुकूमत तो अमेरिका के साथ नहीं है और जो कुछ भी उनसे हो सकता है बेचारों से वो करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ईरान से लड़ाई नहीं है, लेकिन अमेरिका ने उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट को मार डाला ये कहीं, और हिंदुस्तान ने इस पर प्रोटेस्ट नहीं किया, हालांकि हिंदुस्तान और ईरान में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। भाई आपको क्या हक़ है कि आप किसी को के प्रेसिडेंट को मारा है? लेकिन आपने देखा हुआ हिंदुस्तान ने नहीं इस पर प्रोटेस्ट किया। तो ये तो हम लोगों को बड़ी शर्म की बात है कि ऐसा बड़ा वाक़या एक फ्रेंडली कंट्री के साथ हो जाए, दोस्त के साथ हो जाए, और पाकिस्तान उस पर प्रोटेस्ट करे लेकिन हमसे मुंह नहीं खुला। तो ये तो और हमें शर्म होना चाहिए। इस युद्ध का जो हुआ, अमेरिका का कोई एटम न्यूक्लियर वेपन का इशू था, हॉर्मुज का इशू था, या कोई और इशू था? नहीं, न्यूक्लियर तो पावर का है ही नहीं ईरान के पास, कहाँ न्यूक्लियर, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो थोड़ी सी तो भाई हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, तो क्या अमेरिका को हक़ है यहाँ बम करने का? हिंदुस्तान तो ओपन न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी ओपन न्यूक्लियर पावर है, तो बम करने का हक़ है अमेरिका को हम लोगों पर। ये क्या बात हुई कि ईरान साहब न्यूक्लियर पावर कर रहा है तो हम बम कर सकते हैं उसे? अगर मान लो बना भी रहा है न्यूक्लियर वेपन, तो उसमें दिक्कत क्या है? भाई आप कौन है? अमेरिका खुद बना रहा है। जी, हाँ, तो आप कौन खुदाई फौजदार हैं कि आप पहुंच गए कि नहीं आप नहीं बना सकते? इजराइल बना सकता है, आप नहीं बना सकते। एक तरह से तानाशाही। इजराइल तो बना रहा है। अब जबकि स्थिति ये आ गई है कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ रहा है, क्या लगता है आपको? क्या नहीं, अमेरिका तो नहीं पीछे हटा है, कोई हटा नहीं है अमेरिका पीछे। अमेरिका तो अपना जाति कर ही रहा है। हाँ, हिंदुस्तान का था कि भाई पंडित नेहरू के ज़माने में हम अपनी पोजीशन लेते थे, अब ना हमें कोई पूछता है ना हम अपनी पोजीशन लेते। तो हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा रोल तो रहा नहीं है, पंडित नेहरू का ज़माना और था। सकारात्मक रूप नहीं रहा हिंदुस्तान का। भाई कुछ हिम्मत की बात कहें, कुछ कहें तो रोल हो, जब आप कहते ही नहीं, कुछ भी हो जाए, ईरान के ऊपर बॉम्बिंग हो जाए, ईरान के लीडर को मार डाला जाए बॉम्ब फेंक कर, और आप कंडोलेंसेस भी नहीं भेजते, फिर क्या होगा?
इज़राइल जो थे वो यहूदी हैं। तो ये यहूदियों का कहना ये था कि इज़राइल जो है फ़िलिस्तीन, जिसे फ़िलिस्तीन कहा जाता था, वहीं के हम रहने वाले हैं और वही उस पर ही हम कब्ज़ा करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने उनको इजाज़त दे दी कि आप आइए यहाँ फ़िलिस्तीन में रहिए, और उन लोगों ने ज़मीनें ख़रीदी और बाद ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। अब वो इज़राइल का मुल्क बन गया, जिसमें अरबों को निकाल दिया है उन्होंने काफ़ी हिस्से से। तो हिंदुस्तान की अब तक तो ये पोजीशन थी कि इज़राइल को नहीं होना चाहिए और फ़िलिस्तीन में अरबों का हक़ रहना चाहिए, उन्हें नहीं निकालना चाहिए अपने घर से। बाद में ये हुई कि चलो भाई इज़राइल बन गया है तो इसे भी रिकॉग्निशन कर। लेकिन अब तो हम ऐसा मालूम होता है कि हम इज़राइल के इसमें भी साथ दे रहे हैं कि वो अरबों को निकाल दें बाकी एरिया से। मतलब हिंदुस्तान प्रोटेस्ट नहीं करता इसमें, जो पहले हमेशा करते थे। और ग़ालिबन ये आखिरी वोट अभी दिया है इज़राइल के ख़िलाफ़ किसी इशू पर, लेकिन अब हम तकरीबन इज़राइल के साथ होते चले जा रहे हैं। अफसोस की बात है ये, क्योंकि हमारा अच्छा रिकॉर्ड था, अरबों का साथ दिया था हमने। नहीं तो ईरान, जब आपने ज़मीन पर कब्जा किया, जब इजराइल ने ज़मीन पर कब्जा किया और वहाँ स्थापित हो गए, अपने आप को एक देश घोषित कर दिया, तो ईरान ने तो मान्यता दी थी उसको। किसको? इजराइल को। नहीं, ईरान ने नहीं माना था, रिकॉग्नाइज नहीं किया कभी इजराइल को। माना जाता है हमने भी बहुत देर में किया जी, इसलिए। और हम भी खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने अरबों को निकाल दिया ज़बरदस्ती। कोई ज़मीन ऐसा नहीं कि ज़मीन ख़रीदी हो, तो उन्होंने जाके अरबों को निकाल दिया मार वार के। कि निकाल दिया वहाँ लोगों को, अरब रहते थे वहाँ, हम सबको निकाल दिया ज़बरदस्ती।